हेलो माय डियर टेंथीज, आज मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ एक नया चैप्टर लेकर के जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सुनने में तो ये नाम बड़ा ही सिंपल लगता है। जेंडर भाई मेल फीमेल होते हैं और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलीजन, मल्टीपल रिलीजन है इंडिया में, इसके बारे में क्या ही पढ़ना। ठीक है। और कास्ट, कास्ट तो भाई हर घर घर की कहानी है। बड़ा ही सिंपल सा नेम है, लेकिन अगर ये लिखने को आ जाए कि भाई कास्ट के जब पॉलिटिक्स में आती है तब क्या होता है, जेंडर जब पॉलिटिक्स में आता है तब क्या होता है, रिलीजन पॉलिटिसाइज होता है तब क्या होता है, तो कोई नहीं लिख पाता, बड़ा ही टफ लगता है। तो आज हम इसी को ही पढ़ेंगे बड़े ही सिंपल टर्म्स में और लिखना सीखेंगे। मेन फोकस है हाउ टू राइट द क्वेश्चन, हाउ टू राइट इट्स आंसर इन सिंपल लैंग्वेज बट वेरी इफेक्टिव। ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारा फोकस क्या है, इस चैप्टर में हमारा फोकस है यही तीनों चीजें, लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स में। सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर इन पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। दोनों चीजें खत्म हो जाने के बाद सीधा हम आते हैं रिलीजन पर। रिलीजन में दो टर्म्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इन पर मेन फोकस रहेगा कम्युनलिज्म और सेक्युलर स्टेट। ठीक है। इसके बाद हम कास्ट में पढ़ेंगे, कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में, और कास्ट जब पॉलिटिक्स आती है तब क्या होता है, और पॉलिटिक्स जब कास्ट में जाता है तब क्या होता है। अब डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि पूरा चैप्टर कवर करना है कम टाइम में, बच्चे देख देख करके बोर हो जाते हैं, बहुत लंबा वीडियो देखते नहीं है, तो हम पढ़ते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, भाई सबसे पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि भाई जेंडर क्या है। ठीक है। जेंडर के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से ही पता है, इसके बारे में ज्यादा बॉदर होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। पहला कि भाई ये तो हायरार्कियल सोशल डिवीजन है। ठीक है। ऐसा ही था, वैसे ही रहेगा। मेल मेल होता है, फीमेल फीमेल होती है, फीमेल के वर्क डिफाइन है, मेल के वर्क डिफाइन है। ठीक है। मदर्स खाना बनाती हैं तो भाई सभी की बनाती हैं, थोड़ा बहुत तो सभी की बनाती है, चाहे वो कितने भी रिच हो कितने भी पुअर हो, एवरी वेमेन कुक्स। ठीक है। और नेचुरल है, अनचेंजेबल है, ये मानते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ भाई हम इसे बायोलॉजिकल तो नहीं मानते, क्योंकि बायोलॉजिकल तो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और जेंडर क्या होता है, जेंडर सोशल एक्सपेक्टेशंस पर बनाया जाता है और इसके कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में, ये तो इसकी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपको आती भी है कि जेंडर क्या है। इसके बाद हम मेन टॉपिक शुरू करते हैं, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ते हैं आपका पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका प्राइवेट एरिया में कैसे जेंडर वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है प्राइवेट एरिया में। अब कैसे, जैसे जितनी भी हमारी कंट्री में फीमेल हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करे, वो कुक करे। ठीक है। वो क्लीन करे। ठीक है। और वो लुक आफ्टर करे घर के बच्चों का। ठीक है। लुक आफ्टर चिल्ड्रन। ठीक है। ये बेसिकली सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर माना जाता है, ये विमेन का काम है। इसके बाद अगर हम बात करें मेल के, तो मेल से माना जाता है कि वो क्या करेगा, जॉब करेगा। ठीक है। अर्न करेगा मनी। ठीक है। घर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। और सबके सेफ गार्ड का ध्यान रखेगा। ये काम किसके बता दिए भाई, मेन का। इसके हिसाब से फीमेल जो है वो होम मेकर हो गई, और जो मेल हो गया वो हो गया ब्रेड विनर, मतलब वो ही रोटी कमा करके लेकर के आएगा। प्राइवेट स्फेयर में तो हर जगह लगभग यही कंडीशन है। ठीक है। अब विमेन का वर्क जो है, जो वो घर में कर रही है, क्या उसे बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है? नहीं, विमेन के वर्क को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है भाई। ये आप चाहे इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट इट इज अ बिटर ट्रुथ। ठीक है। इसके बाद अगर हम विमेन को बात करें, क्या विमेन माइनॉरिटी में इसलिए इग्नोर हो रही है? नहीं भाई, 50% तो विमेन ही है इस पूरे वर्ल्ड में। हाफ ऑफ द मतलब पॉपुलेशन जो है वो विमेन की है। ठीक है। फिर भी ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इनइक्वालिटी। पब्लिक लाइफ में रोल जो है विमेन का बड़ा ही मिनिमल है। कैसे भाई, अगर विमेन जॉब पर भी जाती है, पहली बात तो हायर पोजीशन पर लोग फीमेल को पसंद ही नहीं करते।
मान लीजिए कोई फीमेल आ भी गई हायर पोजीशन पर तो भी उसको बहुत ज्यादा लाइक नहीं किया जाएगा, और उसको अगर वो कुछ गलत करती है, डोमिनेट करने की कोशिश करती है, तो स्पेशली मेल को तो ये बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या कंडीशन है, पॉलिटिकल एरिया में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आपने कितने ही पॉलिटिशियंस देखे होंगे जो कि फीमेल होंगे। ठीक है, फीमेल पॉलिटिशियंस तो आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो, कुछ ही फीमेल पॉलिटिशियंस के नाम आपको पता होंगे, और उसमें से भी वो फीमेल पॉलिटिशियंस का वर्क भी रिकॉग्नाइज नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है फीमेल जेंडर को। ठीक है, अगर हम बात करें आपके वोटिंग राइट्स की, तो भाई आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ा ही होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि जब जेकोबिन्स क्लब आया था, उसने भी केवल मेल को वोटिंग राइट दिया था। मतलब सबसे पहले जब वोटिंग राइट मिला था वहां पर ही मिला, और वो भी किसको मिला, सिर्फ और सिर्फ मेल को, वो भी प्रॉपर्टी ओनिंग और एक पर्टिकुलर एज के बाद। ठीक है, क्या फीमेल को वोटिंग राइट मिला, नहीं। जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने फीमेल को वोटिंग राइट दिया, बट कंसीडर किया एज अ माइनर, मतलब वो खुद वोट कास्ट नहीं कर सकती हैं, उनके बिहाफ पर वोट कास्ट करेंगे उनके हस्बैंड या फिर उनके फादर। ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो विमेन को बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ा है आज तक, किस चीज के लिए, अपनी इक्वालिटी को गेन करने के लिए सोसाइटी में। ठीक है, तो विमेन ने लीगल स्टेटस के लिए, विमेन ने किसी भी चीज के लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है सोसाइटी में, और इसके लिए विमेन ने जितने भी मूवमेंट किए हैं, उन मूवमेंट्स को स्टूडेंट्स बोला जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या बोला जाता है इन मूवमेंट्स को, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके बेसिस पर एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं कि भाई फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं भाई, जहां पर फीमेल्स इक्वालिटी की डिमांड करती हैं, वेयर फीमेल्स डिमांड्स फॉर इक्वालिटी, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसमें ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है, फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि फीमेल कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मोटिव ये है कि फीमेल को भी उतनी ही इक्वालिटी मिले जितनी की मेल को मिलती है, तो इट इज सिंपली डिमांड फॉर इक्वालिटी। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, डिमांड फॉर इक्वालिटी है। ठीक है, तो ये क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, डिमांड कर रहे हैं किसकी, इक्वालिटी। डिमांड फॉर इक्वालिटी। ठीक है, ये सिंपली क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट सारे किसकी डिमांड कर रहे हैं, इक्वालिटी की, और ये है डिमांड फॉर इक्वालिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में फेस कर रही है फीमेल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई पूरी इंडियन सोसाइटी को डोमिनेट ही करते हैं मेल्स, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो है पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब भाई पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है मेल डोमिनेंट। पेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है भाई, मेल डोमिनेंट। ठीक है, मेल का डोमिनेशन है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, जिसकी वजह से जब मेल का डोमिनेशन है तो भाई मेल जो है वो फीमेल को इक्वालिटी नहीं देंगे, जिसकी वजह से फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, और कभी कभी तो ऑपरेशन भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करें कि एक तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई पूरी सोसाइटी ही मेल डोमिनेंट है, दूसरा एक और विजिबल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है जेंडर में, जिसमें हम देखते हैं लिटरल इनइक्वालिटी, मतलब लिटरेसी जो है वो बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट करती है। जो मेल लिटरेसी है वो कितनी है भाई, मेल लिटरेसी 76% है हमारी कंट्री की। ठीक है, और फीमेल की लिटरेसी क्या है, 54%। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस पर एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी क्लास की टॉपर कौन है, सारी फीमेल है, फीमेल बहुत अच्छा पढ़ रही हैं,
लेकिन क्या है, उनके घर वाले उन्हें पढ़ा नहीं रहे। अब आपके स्कूल लेवल पर तो चलो फिर भी आजकल पढ़ने लगी हैं, लेकिन आप अगर रूरल एरिया देखोगे, रूरल एरिया में फीमेल की लिटरेसी बहुत कम है। और रूरल एरिया तो भाई बहुत लार्ज अमाउंट में लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं। मोर देन 50% पीपल आर रिसाइडिंग इन रूरल एरिया दीज डेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रूरल एरिया की वजह से, टाउन एरिया की वजह से फीमेल की लिटरेसी हो गई कम, 54% हो गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी हायर क्लासेस की, हायर एजुकेशन की, तो उसमें तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, टाउन्स में और सिटीज में भी यही देखा है कि फैमिलीज अपने मेल चाइल्ड को ज्यादा फोकस करती है कि वो हायर एजुकेशन ले। ठीक है, और फीमेल को ज्यादा फोकस नहीं करती है क्योंकि डाउरी जैसे सोशल ईवल हमारी सोसाइटी में है। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई अगर ज्यादा पढ़ाने में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया तो इसकी डाउरी कैसे दी जाएगी, शादी कैसे होगी, उसमें बहुत सारा खर्चा करना है, तो बेटे को पढ़ा दो क्योंकि वो आगे चल करके ब्रेड विनर बनेगा। ठीक है, लेकिन बेटी की पढ़ाई में इतना पैसा मत खर्च करो, उस पैसे को सेव करके रखो उसकी शादी के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हायर एजुकेशन में फीमेल का प्रपोर्शन और कम हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्किंग एरिया। भाई विमेन वर्क कर रही है हमारी कंट्री में, ठीक है, लेकिन उनके वर्क को कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, एक तो वर्क प्लेस पर विमेन का एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। ठीक है, विमेन काम तो कर रही है लेकिन उनको मेल के इक्वल पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, क्या नहीं मिल रहा, उसे मेल के इक्वल पैसा नहीं मिल रहा। तो क्वेश्चन आता है कि भाई क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसके लिए? तो आपको लिखना है स्टूडेंट्स कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया है 1976 में, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इसके अकॉर्डिंग जो भी फीमेल है उसे इक्वल वेजेस और इक्वल सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स। लेकिन बहुत सारे प्लेसेस पर ऐसा नहीं होता। इसका सबसे एक वैलिड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ और उसको भी आप डिनाई नहीं कर पाओगे। भाई बॉलीवुड, सब लोग बॉलीवुड न्यूज देखते हैं। ठीक है, सबको पता है कि जो मेल एक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं एक पर्टिकुलर मूवी के लिए। और अगर हम उन्हीं के कंपैरिजन में एक्ट्रेस देखें, फीमेल एक्ट्रेस देखें, तो उसकी जो पूरी मूवी की अर्निंग है वो इन कंपैरिजन टू मेल एक्टर बहुत कम होती है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, भाई कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स तो आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर में या आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ होगा। एक मेल जो आपका लेबरर है उसकी वेजेस देख लीजिए, अराउंड 600 650 चल रही है इस एरिया में तो। और आपका जो फीमेल वर्कर है उसकी 400 और 450 चल रही है। मतलब सीधे सीधे 200 रुपए का डिफरेंस है। काम वो भी 9 से 5 कर रही है, मेल भी वही सेम टाइम काम कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा उतना पैसा। ठीक है, एक तो हमने बहुत ही बड़े लेवल का एग्जांपल ले लिया, एक बहुत ही छोटे लेवल का एग्जांपल ले लिया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इन सारी चीजों में काम नहीं कर पा रहा, एक्चुअल में नहीं मिल रही। दूसरा एक और चीज है जो इसमें नहीं मेंशन किया है मैंने, कि भाई हायर पोजीशन, ये मेंशन कर सकते हो आप, एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि जो हायर पोजीशन पर जितनी भी फीमेल्स हैं उनका नंबर ही बड़ा कम है। हायर पोजीशन पर भी हमारी कंट्री में मोस्टली मेल जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारी कंट्री में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। क्या है ये? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, अब हमारी कंट्री में क्या है, कहीं अगर हम स्टेट वाइज जाता है वैसे तो ये, ठीक है, किसी स्टेट में अराउंड 950 है, किसी में 920 भी है, किसी में 880 भी है और किसी स्टेट में 850 भी है। ठीक है, अब ये डिस्टर्ब्ड है हमारी कंट्री का। अब ये डिस्टर्ब्ड है तो इससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि नेचुरली तो नेचर ये कहता है कि फीमेल जो है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे? फीमेल ज्यादा होनी चाहिए किससे? मेल से।
ठीक है, और मेल 1000 पर 1000 मेल 1000 से ज्यादा ही फीमेल होनी चाहिए, तभी से करेक्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री में कम है, मतलब इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हम इस चीज से कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब हम या तो फीमेल फीटिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इन्फेंट किलिंग में इंडल्ज हैं, कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है। तो भाई इसका सबसे बड़ा एक रीजन निकल के आया कि भाई सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं, यानी कि मदर की वॉम में ही ये पता लगा लिया जा रहा है कि बच्चा मेल है या फिर फीमेल है। अगर पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है तो उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट ने इसके लिए भी स्टेप लिया है, इस तरह के सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, और बहुत लार्ज, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में इस पर पेनल्टी भी है, ठीक है, और पनिशमेंट्स भी हैं। ठीक है, पर भाई इलीगली तो सब कुछ हो ही जाता है। तो आज भी इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये तो हमने पढ़ ही लिया, विमेन की जो हायर पेड जॉब्स हैं उसमें उनका प्रपोर्शन बड़ा कम है। इसके अलावा विमेन जो है वो हैरेसमेंट फेस कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रही है, वायलेंस फेस कर रही है, वो भी अपने ही घर में। ठीक है, बहुत सारे एरियाज में हर रोज कोई ना कोई न्यूज देखने को मिलती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स, दीज आर डिनोटिंग जेंडर इनइक्वालिटी। ये किसको डिनोट कर रही है? जेंडर इनइक्वालिटी को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी को का बेसिकली हम क्या देख रहे हैं इम्पैक्ट सोसाइटी पर, और किस तरीके से अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी को दिखा सकते हैं, तो दीज आर द पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो उसमें। लेकिन क्या पूरी इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन क्या पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज में सेम सिचुएशन है? नहीं भाई, यहाँ पर बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। ठीक है, अब ये कहाँ है? ये है आपकी नॉर्थ यूरोप में। ठीक है, कहाँ पर है ये कंट्रीज स्टूडेंट्स? नॉर्थ यूरोप में ये कंट्रीज हैं। इसमें आती है आपकी स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ठीक है, ये इसके एक स्कैंडिनेवियन जो बेसिकली पेनिनसुला है वहां पर ये तीनों कंट्रीज हैं। इन तीनों कंट्रीज की खासियत सॉरी, इन तीनों कंट्रीज की खासियत ये है कि यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ बहुत हाई है। चलिए, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार आने के पूरे चांस रख रहा है ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें नई चीजें ऐड ऑन हुई हैं। ठीक है, अब विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आज तक विमेन के जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए हैं, जितनी भी उन्होंने स्ट्रगल किया है, उसका मेन मोटिव यही रहा है। सबसे पहला तो इक्वल वोटिंग राइट जो कि मिल गया 1946 में। इसके बाद दूसरा है कि भाई एक अच्छा क्वालिटी का, अच्छे अमाउंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। अब ये क्यों डिमांड रही है विमेन की? भाई अगर विमेन डोमिनेंट रहेंगी पॉलिटिक्स में, उनका एक अच्छा प्रपोर्शन होगा पॉलिटिक्स में, तो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर पाएंगी। ठीक है, उसके लिए उन्हें स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर इक्वालिटी की डिमांड करते हैं तो उनका स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। इसके लिए विमेन्स ने पॉलिटिकल, एक अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड बहुत बड़े लेवल पर करी है। ठीक है, बहुत लंबा स्ट्रगल चला है एक अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब अभी तक कितना रहा था भाई? अगर हम अपनी कंट्री की बात कर ले तो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी लो। ठीक है, 2019 अभी बहुत ही रीसेंट आपके इलेक्शंस हुए थे, इसमें लोकसभा में 14.36% आपका विमेन रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में। अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे तो कंडीशन बहुत ही खराब थी। ज्यादातर स्टेट्स में लेस देन 5% ही रिप्रेजेंटेशन रहा है फीमेल का। 5% से ऊपर तो गया ही नहीं है। ठीक है, अब विमेन ने क्या डिमांड करी? विमेन ने डिमांड करी कि भाई हमें 1/3 रिजर्वेशन दे दीजिए। ठीक है,
क्या दे दीजिए, 1/3 रिजर्वेशन दे दीजिए, किसमें, पॉलिटिक्स में। अब क्या ये पहले कहीं दे चुके हैं हम लोग, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसे देखने के लिए हम देख सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट में आपकी एक तो अर्बन आती है, एक रूरल आती है, ठीक है। अर्बन में आपके मेयर, वार्ड काउंसलर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, रूरल में आपके ग्राम प्रधान सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर 1/3 रिप्रेजेंटेशन पहले से मिला हुआ है। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, मोर देन 10 लाख आपकी कंट्री में अभी तक मोर देन 10 लाख विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बन चुकी हैं और बहुत इफेक्टिव काम किया है उन्होंने, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा खासा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसकी जरूरत, दूसरा रीजन ये भी है कि इंडिया जो है इसकी वजह से पीछे चल रहा है एवरेज डेवलपिंग कंट्रीज से भी। हम डेवलप्ड कंट्री की तो बात ही नहीं कर रहे विमेन रिप्रेजेंटेशन में, एवरेज डेवलपिंग कंट्रीज से भी इंडिया पीछे चल रहा है, जिसमें आपकी लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। इन कंट्रीज से भी इंडिया पीछे है, तो भाई रिप्रेजेंटेशन की डिमांड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या नतीजा निकला इस चीज का, क्या मिला, रिप्रेजेंटेशन, हाँ भाई फाइनली मिल गया है। और ये एक नया क्लॉज है जो आपकी बुक में ऐड ऑन हुआ है, ठीक है, पहले नहीं था, अब मिल चुका है। तो जो नई एडिशन वाली बुक है उसमें दे रखा है, और आपको अगर उसमें नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ही रिसेंटली चेंज हुआ है, आप गूगल पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसमें रीप्रिंट होकर के आया है चैप्टर, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा कि 2023 में फाइनली विमेन रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है अंडर नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विमेन रिजर्वेशन एक्ट 1923। इसके अकॉर्डिंग 33% रिजर्वेशन मिल गया है, 1/3 33 ही तो होता है, तो 33% रिजर्वेशन मिल गया है। कहाँ कहाँ पर, एक तो लोकसभा में, दूसरा सारी स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई 24 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कहाँ था ये, क्या उसमें काम किया, नहीं उसमें काम नहीं किया है। अभी जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, ठीक है, लोकसभा में 29 में जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें ये 33% रिजर्वेशन मिलेगा फीमेल को, और सारी स्टेट असेंबलीज में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स मार्क कर लेना है सर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जेंडर खत्म हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलीजन। अब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कम्युनलिज्म है, तो उसे यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब रिलीजन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं वो आपके ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रिलीजन के बारे में हम ये जानते हैं कि भाई जो रिलीजन है वो जेंडर जितना यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन हर कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हर कंट्री में प्रॉब्लमैटिक नहीं है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में क्या रिलीजन प्रॉब्लम है, नहीं है भाई, वहां पर एक ही रिलीजन का डोमिनेंस है, बाकी तो बहुत ज्यादा कम नंबर में है। तो वो तो भाई उन्हीं के साथ ही मर्ज हो जाते हैं, वो कोई डिमांड रखते ही नहीं है। एक अच्छा खासा प्रपोर्शन तो होना ही चाहिए अपनी डिमांड को भी रखने के लिए। अगर आप 1% रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन रख रहे हो, अगर वहां पे 1% है, तो क्या 1% में आप अपनी डिमांड रख पाओगे, वैलिड ही नहीं है, ठीक है, उसी में ही मर्ज होके रह जाओगे। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसमें 99% तो एक ही रिलीजन है, 1% कोई दूसरा रिलीजन है, तो वो क्या ही डिमांड रखेगा। तो रिलीजन तो हर जगह है, लेकिन प्रॉब्लम हर जगह नहीं है रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। अब इंडिया और इंडिया से रिलेटेड, इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स जिनमें रिलीजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और हम तो इसको भुगत चुके हैं अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पर। कितने बड़े लेवल पर, गदर मूवी तो सबने ही देखी है, कितने बड़े लेवल पर हम लोगों ने रिलीजन से रिलेटेड रिलीजन से रिलेटेड कम्युनल राइट्स देखे हैं, कितना वायलेंस हुआ, कितने ज्यादा हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, ठीक है। तो रिलीजन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद फेस करके बैठे हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्या है, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा रिलीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ गई थी या फिर दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फाइनली इट इज वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये तो हम जानते ही हैं। अब रिलीजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या हमें जानना जरूरी है, जो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहली एक लाइन आपकी बुक में दे रखी है कि गांधी जी सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब इसका मतलब क्या है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर से आ सकता है, तो इसे जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से आता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिलीजन जो है, गांधी जी ने बोला कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसे पॉलिटिक्स से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि नेता लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं वो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू हमारी कंट्री में हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगले हम अबुल कलाम आजाद देख लेते हैं, किसको बिलोंग करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस देख लीजिए, किसको बिलोंग करते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। मनमोहन सिंह देख लीजिए, किसको बिलोंग करते थे, सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो इनका कहना है कि भाई पॉलिटिशियंस अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से आएंगे, ठीक है। अब जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से पॉलिटिशियंस आएंगे वो भाई अपनी कुछ रिलीजियस टीचिंग्स भी लेकर के आएंगे और उनको अप्लाई करेंगे पॉलिटिक्स में, क्योंकि हर रिलीजन में बहुत सारी अच्छी बातें बताया रखी हैं, ठीक है, जिसको हर पर्सन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जो उसे एक बेटर पर्सन बना सकता है। तो अगर इन्हीं चीजों को अगर पॉलिटिक्स में अप्लाई कर दिया जाए तो पॉलिटिक्स को भी बहुत बेटर बना सकते हैं। तो ये था गांधी जी का कहने का मतलब, ठीक है। तो ये बता रहे कि भाई जब कोई पर्सन बड़ा होता है उसकी अपब्रिंगिंग में उसका रिलीजन एक मेजर फैक्टर होता है और उसकी टीचिंग्स वो पर्सन अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुका होता है, तो उसे इग्नोर करना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप है हमारी कंट्री में उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, डेफिनेटली किया है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि उसमें इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो गवर्नमेंट को उससे डील करना भी सिखाया है कि किस तरीके से आप उससे डील कर सकते हो, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताया है, इसमें ये बताया है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो फैमिली लॉज है, ठीक है, हर रिलीजन के लोगों की बड़ी कंप्लेन है कि जो फैमिली लॉज है हर रिलीजन के वो बड़े डिस्क्रिमिनेटिंग हैं अगेंस्ट वुमेन। जैसे हिंदू फैमिली लॉ, ठीक है, हिंदू फैमिली लॉ में ये बोला जाता है कि जो बिजनेस है फादर का वो किसको ट्रांसफर होना चाहिए, मेल पर्सन को ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी मुस्लिम जो फैमिली लॉज हैं वो भी कहीं ना कहीं मेल को ही ज्यादा डोमिनेंट बनाते हैं। हर रिलीजन के जो फैमिली लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेटिंग है, तो उसमें चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। ये बेसिक डिमांड्स हैं किसकी, रिलीजन की, कि भाई इन इन चीजों में चेंजेस लाना चाहिए और रिलीजन को आप पॉलिटिक्स में लेकर के आइए लेकिन उसकी टीचिंग्स को अप्लाई करिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसी कंडीशंस को भी बिल्कुल एलिमिनेट कर दे जिससे कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। दूसरा, फैमिली लॉज को चेंज कर दीजिए तो भी कंडीशन हमारी कंट्री के रिलीजन की इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक है वो है आपका कम्युनलिज्म। अब भाई सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, आपको पता होनी चाहिए कि भाई कम्युनलिज्म की डेफिनेशन क्या है। कम्युनलिज्म की डेफिनेशन ये है कि कम्युनलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है जिसमें एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर कंसीडर कर रहा है, ठीक है, जैसे कि होता भी है। और दूसरा रिलीजन भी सेम चीजें कर रहा है, वो ये नहीं है कि आपने अपने आप को सुपीरियर मान लिया तो वो अपने आप को इंफीरियर मान के बैठ गया, नहीं। यही तो क्लैश का रीजन है, आपने दूसरे रिलीजन को इंफीरियर माना, अपने आप को सुपीरियर माना, दूसरा रिलीजन भी सेम यही चीज कर रहा है कि वो भी अपने आप को सुपीरियर मान रहा है और आपको इंफीरियर मान रहा है। अब दोनों लोग अपने आप को सुपीरियर मानेंगे तो डेफिनेटली क्लैश होंगे ही, ठीक है। अब
क्या होता है, ये सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। जहां पर भी कम्युनलिज्म होगा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी। किसी भी कंट्री में कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होनी ही होनी है। लेकिन ये प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स्ट कब हो जाती है, जब कम्युनलिज्म को सपोर्ट करने लग जाता है पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। कोई गवर्नमेंट कम्युनल हो जाती है खुद, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसे बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ये कुछ कम्युनल पॉलिटिक्स के फीचर्स हैं, ठीक है। अब क्या फीचर्स है भाई, हाँ, अब क्या फीचर्स है भाई कम्युनल पॉलिटिक्स के, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले, एक तो जहां पर कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, कम्युनल जहां पर पॉलिटिक्स में आ जाता है, वहां पर क्या होता है कि रिलीजन को फाउंडेशन ऑफ द नेशन मान लिया जाता है, कि रिलीजन के बेसिस पर ही पूरी कंट्री का फाउंडेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी कंट्री में मान ली जाती है रिलीजन, ठीक है। अब उसी के बेसिस पर ट्रीटमेंट होगा, जिसमें मान लीजिए एक गवर्नमेंट आ गई जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती है, वो अपने आप को सुपीरियर मानेगी और दूसरे ग्रुप को इंफीरियर मानेगी, तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट भी वैसा ही हो जाएगा, अपने आप को वो और ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। अब इसमें क्या है, when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms, इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का फीचर दूसरा ये है, कैसे देख सकते हैं हम इसे, कि जब रिलीजन को क्या मान लिया जाए, एक्सक्लूसिव मान लिया जाए और पार्टीशन टर्म्स को फॉलो किया जाए। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कुछ भी कर रही है, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं कंट्री में, और इसके साथ साथ उसे एक्सक्लूसिव माना जा रहा है और दूसरे रिलीजन्स को इंक्लूसिव माना जा रहा है, और उनको ये मान लिया जा रहा है कि उसे हमारी ही चीजें फॉलो कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप है, वो क्या करेगा, वो अपनी डिमांड को फुलफिल कराने की कोशिश करेगा, भले ही वो दूसरे रिलीजन को अपोज कर रही हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसी डिमांड को फुलफिल करवाएगा जो कि दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट भी कर रही है, तो भी दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल, और वो अपनी डिमांड को ही फुलफिल कराते रहेंगे, ठीक है। और वो ये भी चाहेंगे कि उनके रिलीजन को डोमिनेंट रिलीजन बना दिया जाए, कंट्री का सारी पावर भी उसी के पास हो। दूसरा, कम्युनलिज्म जो है वो डिफरेंट रिलीजन को कभी भी इक्वल नहीं मानता, ठीक है। अब बाकी सारे रिलीजन को वो अपने से इंफीरियर मानता है, उनकी रिलीजियस टीचिंग्स को भी वो अच्छा नहीं मानता, अपने से इंफीरियर मानता है, ठीक है। और इसकी वजह से बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। अब क्या प्रॉब्लम होती है, अब इसमें ये है कि जैसे दो रिलीजन्स हैं, एक रिलीजन जो है वो अपने आप को सुपीरियर मान रहा है और वो पॉलिट गवर्नमेंट को भी होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट भी उसी की पॉलिटिकल पार्टी की है, तो वो क्या करेगा, कंट्री को डोमिनेट कर लेगा, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने हिसाब से ही चलाएगा। अब दूसरा ग्रुप क्या करेगा, वो पहले तो ट्राई करेगा कि वो खुद ही पावर में आए, और अगर वो पावर में नहीं आ पाएगा तो वो डिमांड कर देगा भाई सेपरेट नेशन की। ये हमारे देश में हो ही चुका है, जब मुस्लिम लीग को अपनी डिमांड को उन्होंने देखा कि वो फुलफिल नहीं हो सकती है, तो उन्होंने किसकी डिमांड कर दी, उन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी कि भाई हमारा डोमिनेशन तो बन नहीं पा रहा और हम इंफीरियर बन के रह नहीं सकते, तो हमें आप सेपरेट नेशन दे दीजिए, ठीक है। और इसमें उन्होंने कोई नेगोशिएशन भी नहीं करा। अब क्या ये सब ठीक है, क्या ये आइडियोलॉजी सही है, नहीं, ये आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा फ्लॉड है, इसमें बहुत कमियां हैं, ये कभी ठीक हो भी नहीं सकती कि कुछ चीजें करेक्ट कर दो वो चीज ठीक हो जाएगी और उसे हम एक पॉजिटिव तरीके से शो कर पाएंगे, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें रिलीजन जो है वो कभी भी सेम इंटरेस्ट शो ही नहीं करेंगे और उनकी सेम डिमांड्स होंगी ही नहीं, तो ये हमेशा फ्लॉड है और फ्लॉड ही रहेगी, ठीक है। इस ये अगर आपके एग्जाम में आता है कि कैसे रिलीजन जो है जब पॉलिटिसाइज्ड होता है तो कम्युनल पॉलिटिक्स के क्या फीचर्स शो करता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स मेंशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखे, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।
ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो बता रहा है कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में जब आता है तो उसका आउटपुट क्या निकल के आता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है जब कम्युनल पॉलिटिक्स होती है तब। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये कॉमन एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, लोग कम्युनल होते हैं लेकिन वो इस चीज को कभी रियलाइज नहीं करते। ठीक है, और वो रिलीजन के बेसिस पर स्टीरियोटाइप करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो रिलीजन के बेसिस पर प्रेजुडाइज करते हैं और एक रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं। ये तो आजकल के यूथ का मेन प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर यूथ की, वो रिलीजन के नेम को बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट कंसीडर करने लगे हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी वो कहीं ना कहीं अपने रिलीजियस बिलीव्स को, रिलीजियस सिंबल्स को यूटिलाइज करने लगे हैं। ठीक है, और इससे वो पॉपुलैरिटी भी गेन करने लगे हैं। इस अगर हम देखें यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी बेसिस पर अपना कंटेंट बना रहे हैं। मीडिया में ये चीज रोज देखने को मिलती है। ठीक है, मीडिया बेसिकली ये चीज शो नहीं करती, बट ये है कि रिलीजन बेसिस पर हमने स्टीरियोटाइप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, प्रेजुडाइज करना शुरू कर दिया। अब ये टर्म्स क्या है भाई? स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप होता है कि आपने कोई एक चीज देखी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे पे और आपने उसके बेसिस पर पूरी अपनी जो सोच है उसी चीज के बेसिस पर बना ली। ठीक है, एक इंसिडेंस के बेसिस पर आपने पूरी सोच बना ली। ठीक है, दूसरा प्रिजुडाइज, आपने खुद कुछ नहीं देखा लेकिन आपने दूसरे पर्सन से कुछ सुना और उसके बेसिस पर आपने पूरा अपना माइंडसेट डिक्लेयर कर दिया और उसे बता दिया कि भाई ये पर्टिकुलर रिलीजन जो है उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते हो। कास्ट में भी ये होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के बारे में अलग अलग चीजें प्रिजुडाइज बना रखी हैं। इसके अलावा एक अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना, तो ये तो आप खुद ही देख सकते हो, अपने आसपास देखने को मिलेगा कि हर रिलीजियस ग्रुप के जो यूथ है वो अपने रिलीजन को सुपीरियर मान रहा है, दूसरे को इंफीरियर मान रहा है। तो एक कॉमन लाइफ में आ जाती है चीज और इसे आप रियलाइज भी नहीं करते हो कि आप यू आर बीइंग कम्युनलिस्ट। ठीक है, बट यू आर बीइंग कम्युनलिस्ट इन रियल लाइफ। इसके साथ साथ आप सपोर्ट करने लग जाते हो मजोरिटेरियन सुप्रीमेसी को। चैप्टर जब पढ़ाती हूँ मैं श्रीलंका वाला, तो लोगों को बड़ा लगता है कि भाई इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन डिमांड तो हमारी कंट्री में भी यही सेम ही चल रही है आजकल। मेजोरिटेरियन सुप्रीमेसी की डिमांड चल रही है। ठीक है, जो डोमिनेंट ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इसी डिमांड को लीड कर रहा है, विच इज नॉट राइट। इसके बाद हम देख रहे हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, वो किसके बेसिस पर होने लगा है? जब इलेक्शन के लिए जितने भी हमारी कंट्री के पॉलिटिशियंस है, जब बेसिकली वो अपने लिए सपोर्ट मांगने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो वहां पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर यूजिंग रिलीजियस सिंबल्स, दे आर यूजिंग द नेम ऑफ रिलीजियस लीडर्स, और इसके साथ साथ वो इमोशनल अपील भी रख रहे हैं। जहां पर इमोशनल अपील से काम चल जाता है वहां तो ठीक है, वरना तो फियर भी क्रिएट किया जाता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट चली गई तो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी आपके साथ ये कर देगी वो कर देगी। तो फियर क्रिएट करके भी कहीं ना कहीं अपना काम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन नुकसान किसका है? पूरे देश का, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। ठीक है, इसके बाद कम्युनलिज्म जब बहुत ही हाइट पे पहुंच जाता है तब तो कम्युनल राइट्स होते हैं, वायलेंस होता है और मैसेकर्स होते हैं। ये हमने एक तो अपने पार्टीशन के टाइम पर देख ही रखा है। दूसरा इंसिडेंस भाई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बट वी कैन नॉट इग्नोर। राम मंदिर के फॉर्मेशन के टाइम पर, जिस टाइम पर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, उस टाइम पर भी सेम कम्युनल राइट्स हुए थे। ठीक है, मुस्लिम्स ने हिंदूज को मारा, हिंदूज ने मुस्लिम्स को मारा, दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ था। तो ये जब बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाता है तो ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है। अब इस सिचुएशन से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? तो एक ही तरीका है, वो है सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म क्या होता है? आप अपनी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन मत रखिए, चलिए इसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, कंटेंट भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को सेक्युलर स्टेट बना दीजिए। ठीक है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब, स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में स्टेट का मतलब कंट्री है।
ठीक है, स्टेट का मतलब यूपी एमपी जैसे स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब है कंट्री। ठीक है, तो आपको कम्युनलिज्म को अगर हटाना है, ठीक है, तो आपको लाना चाहिए सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म जो है, हमने ऑलरेडी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इतने ज्यादा फार साइटेड थे कि उन्होंने हमारी कंट्री में ये तो पहले से ही देख लिया कि कम्युनलिज्म जो है वो इंडिया के लिए थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि 1947 में वो सारी चीजें फेस करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने पहले ही हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिया इज गोइंग टू बी अ सेक्युलर कंट्री। अब सेक्युलर होने का मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला, हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब ना हमारी कंट्री एक हिंदू कंट्री है, ना मुस्लिम कंट्री है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरा, इसका मतलब ये भी है कि हमारी कंट्री में जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलीजन को पढ़ा भी सकते हो, प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो, और उसका प्रचार भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोपेगेट करने का मतलब होता है उसको प्रमोट करना। प्रोपेगेट करने का मतलब क्या है? प्रमोट करना। प्रमोट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी फ्रीडम है कि भाई आप चाहो तो आप कोई रिलीजन ना फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना रिलीजन पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत फ्रीडम है, बहुत लीनियंट है। लेकिन वो सिर्फ एक जगह पर क्या करता है? इंटरवेन करता है, इंटरफेयर करता है। वो जगह कौन सी है भाई? वो जगह है अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया रिलीजन के बेसिस पर, तो वो बेसिकली इंटरफेयर करेगा। ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदू रिलीजन के अंदर ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। इसमें जो डिफरेंट कास्ट थी उसमें कुछ पर्टिकुलर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, इंटरवेन किया और अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट्स? अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। अब हम क्या देखते हैं भाई? अब अनटचेबिलिटी बैन हो गई, चीजें इंप्रूव हो गई। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सल्यूशन भी साथ में मिलता है, दैट इज सेक्युलरिज्म। आप सेक्युलरिज्म ले आइए, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। और फिर भी भाई हिडन फॉर्म में तो हर चीज अवेलेबल होती है, कोई भी चीज 99% ही क्योर कर पाती है। ठीक है, 100% तो कुछ भी क्योर नहीं करता। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। ठीक है, जैसा कि ह्यूमन राइट्स वाला एक पॉइंट हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं कि ह्यूमन राइट्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल रही हैं कि आपको इस तरह की कम्युनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए, और एक मतलब एक अच्छी खासे अमाउंट में गवर्नमेंट को इस पर नजर रखनी चाहिए कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे दो टॉपिक कवर हो गए हैं, पहला जेंडर और दूसरा है आपका रिलीजन। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे। ठीक है, ये भी काफी टफ लगता है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं बट स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। नोट्स जो हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के, मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी इसका। ठीक है, आप मेरा स्मार्ट गुरु की वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैं सीधे वेबसाइट का एप्लीकेशन का लिंक आपको दे देती हूँ इसके बाद। ठीक है, आप सीधे ये वाले नोट्स वहां से ले लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम करते हैं, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कास्ट के बारे में हम क्या जानते हैं भाई? कास्ट जो है इंडिया में किससे बनी? वर्णा सिस्टम से बनी। अब वर्णा सिस्टम आप स्टूडेंट समझते हैं कि वर्णा सिस्टम क्या है? अब बेसिकली जो हमारी कंट्री में 4 वर्णास कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, एक तो है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, इतना सबको पता ही है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी कैटेगरीज बन गई हैं, और अब ये इसकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज को हम कास्ट बोलते हैं। और ये जो कास्ट सिस्टम है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज नॉट फॉलोड इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। केवल इंडिया में ही फॉलो किया जाता है आपका ये कास्ट सिस्टम। ठीक है,
अब कास्ट सिस्टम क्या क्या बताता है भाई? कास्ट सिस्टम जो है, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कास्ट जो है वो इनइक्वालिटी को ही सपोर्ट करता है। कास्ट में कोई भी एक कास्ट दूसरी कास्ट के इक्वल है ही नहीं, ठीक है? सारी कास्ट या तो किसी से सुपीरियर हैं या किसी से इंफीरियर हैं, हायरार्कियल बेसिस पर ही ये बेस्ड होती है, ठीक है? दूसरा, कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी को तो इन्फ्लुएंस करता ही है, लेकिन ऑक्यूपेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है भाई। पुराने टाइम में तो ये बहुत ही ज्यादा था, अब तो ये चीजें फेड होती चली जा रही है, कास्ट इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ठीक है? अब इसमें क्या था, पहले अगर मान लीजिए कोई वॉशरमैन है, ठीक है, वो कपड़े धोने का काम करता है, तो उसकी कास्ट जो थी वो वॉशरमैन कास्ट डिफाइन कर दी गई थी, ठीक है? अगर कोई बेसिकली बार्बर है तो उसकी कास्ट नाई डिसाइड कर दी गई थी। अगर कोई पर्सन आपका पॉट्स बनाता है, अर्दन पॉट्स बनाता है, तो उसे बेसिकली कुम्हार उसकी जाति डिसाइड कर दी गई थी। तो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, और इसमें इतना स्ट्रिक्ट डिवीजन था कि जिस कास्ट से आपकी फैमिली बिलोंग करती है आपको वही ऑक्यूपेशन लेना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी वॉज नॉट अलाउड। अगर आप कुम्हार हैं तो आपका बेटा कुम्हार ही बनेगा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो पंडित नहीं बन सकता, वो पढ़ नहीं सकता, वो हवन नहीं करा सकता। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी वॉज नॉट अलाउड। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि कास्ट सिस्टम में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मैरिज करेंगे विद इन द सेम कास्ट, ठीक है, यू विल मैरी विद इन द सेम कास्ट, ये भी चीज देखी जाती है। दूसरा, इसमें फूड शेयरिंग रेस्ट्रिक्टेड है। इवन फूड तो प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि ब्राह्मण भाई सात्विक भोजन करेंगे, ठीक है, सात्विक खाना खाएंगे, और जो क्षत्रिय हैं दे विल कंज्यूम राजसी भोजन, ठीक है। वैश्य जो है दे कैन कंज्यूम रिच अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, और वो इंजॉय कर सकते हैं अपनी मतलब अपने फूड को। इसके अलावा जो शूद्राज है दे वर नॉट हैविंग इनफ मनी, तो उन्हें जो अवेलेबल हो जाता था वेज नॉन वेज दे यूज टू कंज्यूम दैट, ठीक है। और फूड शेयरिंग नॉट अलाउड, आप फूड शेयर नहीं कर सकते हो किसी भी शूद्र के साथ, दैट वाज आल्सो गिवन। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि कास्ट जो है कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन पर बेस्ड है, और इसके साथ साथ कास्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है। मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट अगर हम देखें तो अपर कास्ट जितनी भी हुआ करती थी, आप सबने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही, कि जितनी भी अपर कास्ट थी वो लोअर कास्ट को एक्सक्लूड करके रखती थी, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बना के रखती थी, ठीक है, इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं कंसीडर करती थी। और डिस्क्रिमिनेशन की तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी पढ़ी होगी, क्योंकि ये तो सिलेबस में भी रही है अभी तक के। तो उसमें आपने देखा होगा कि कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव गिवन 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं। 3 पॉइंट से ज्यादा का आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आएगा, तो ये 3 पॉइंट्स इनफ होंगे अगर आपको कास्ट इनइक्वालिटीज को बताने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका कि भाई क्या कास्ट आज भी ऐसी ही है? नहीं भाई, कुछ चीजें हुई हैं हमारी कंट्री में जिसकी वजह से कास्ट की कंडीशन बदल गई है। सबसे पहला क्या, कि भाई जितने भी रिफॉर्मर्स हैं और जो लीडर्स रहे हैं हमारी कंट्री के, उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि हम यहाँ पर गांधी जी का नाम ले सकते हैं। गांधी जी का नाम क्यों? क्योंकि भाई नेशनलिज्म इन इंडिया में आप उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कास्ट को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम ले सकते हैं, ठीक है, साहू महाराज का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे नेम्स आपको गिवन हैं, उन्होंने किया। इसके अलावा हमारी कंट्री के मेजर लीडर्स ने किया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, उन्होंने किया। इसके अलावा हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या आया है भाई? मॉडर्नाइजेशन की वजह से एक तो अर्बनाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट्स? अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? जिसमें सिटीज अब बढ़ने लगी हैं, ठीक है। पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया आर मूविंग टू द अर्बन एरिया, ठीक है। और अर्बन एरिया में आपको पता है कि अर्बन एरिया में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। रूरल एरिया में आज भी डिस्क्रिमिनेशन है,
जितना ज्यादा आप मोस्ट मेट्रो सिटीज में, ज्यादा अर्बन सिटी में चले जाओगे, वहां पर तो कास्ट को लेकर के लोग बॉदर्ड भी नहीं है। अब बस में, ट्रेन में किसके साथ बैठ रहे हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, वहां पर कौन आपके लिए फूड कुक कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेता भी नहीं है टेंशन। ठीक है। तो अर्बनाइजेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें इकोनॉमिकल और सोशल चेंज दोनों आ जाते हैं। अर्बनाइजेशन में एक तो क्या हुआ है, यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव हो गई है। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिजर्वेशन। ठीक है। तो इसने भी कहीं ना कहीं कास्ट अपलिफ्टमेंट किया है, इकोनॉमिकल कंडीशन तो इम्प्रूव करी दी है। ठीक है। इसकी वजह से एक तो एजुकेशन मिलने लगी, दूसरा आपकी जॉब्स मिलने लगी। ठीक है। जिसकी वजह से जो कास्ट बहुत ही ज्यादा पुअर मानी जाती थी, डाउन ट्रोडन मानी जाती थी, उनके अपलिफ्टमेंट में बहुत फायदा मिला। दूसरा आपका अर्बनाइजेशन है। ये दोनों आपके बेसिकली किस में आते हैं, ये दोनों ही आपके आते हैं सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस में। इसके बाद लीगल प्रोटेक्शन दिया भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, बहुत सारे ऐसी चीजें बनाई जिसमें अनटचेबिलिटी बैन कर दी, एट्रोसिटीज को बैन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और बहुत सारे लॉज बना दिए कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो इट विल बी कंसीडर्ड एज पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है। पनिशमेंट भी मतलब पनिशमेंट भी मिल सकता है, जेल भी हो सकती है, और फाइन्स भी पे करने पड़ेंगे, मॉनेटरी। ठीक है। दूसरा, अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी अलाउड है। ठीक है। मतलब अगर कोई धोबी का बेटा है तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, एस्ट्रोनॉट भी बन सकता है, जो चाहे बन सकता है। अब कोई ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गए हैं। लिटरेसी रेट इसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीजें चेंज हुई हैं किस में, कास्ट में। अब वो कास्ट भी लिटरेट होने लगी है जिनको हमारी कंट्री में एजुकेशन गेन करने का भी राइट नहीं था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि भाई जब कास्ट पॉलिटिक्स में आती है तब क्या होता है। ठीक है। ठीक है। अब जब कास्ट पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर ये माना जाता है, जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स आई थी ना, वैसे ही हम कास्ट पॉलिटिसाइजेशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब कास्ट पॉलिटिक्स में आती है तब क्या होता है, सबसे पहले तो कास्टिज्म को ही सोल बेस ऑफ कम्युनिटी मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। कास्ट को ही क्या मान लिया जाता है, सोल बेस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, ये मान लिया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग जो लोग सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं उनको, मतलब ये मान लिया जाता है कि उनके सेम इंटरेस्ट होंगे। ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट आर द पार्ट ऑफ सेम कम्युनिटी एंड शेयर सेम इंटरेस्ट। मतलब आप अगर ब्राह्मण हो तो आप सब एक ही माने जाओगे, और सारे ब्राह्मण्स की एक ही मेंटालिटी है। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता, पर ऐसा मान लिया जाता है जब पॉलिटिक्स में क्या आ जाती है, कास्ट आ जाती है। ठीक है। और इसकी वजह से क्या क्या चेंज होते हैं जब पॉलिटिक्स में कास्ट आ जाती है, तो सबसे पहली बात, पार्टीज कैंडिडेट चूज करती है ये देख करके कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस कास्ट का डोमिनेशन है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पार्टी एक ही कास्ट के लोगों को सपोर्ट करती है, वो ऐसा इसलिए भी करती है जिससे कि वो ये शो कर सके कि वो मल्टीपल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर के आ रही है गवर्नमेंट में। ठीक है। और लेकिन इसमें उसका पर्सनल मोटिव भी होता है कि वो उस कैंडिडेट को, उस कास्ट के कैंडिडेट को चूज करती है जिस कास्ट का पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होता है। ठीक है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा है, तो वो अपना कैंडिडेट किससे चूज करेगी, ब्राह्मण कम्युनिटी से चूज करेगी। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके मतलब शूद्रास ज्यादा है, या किसी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का ज्यादा डोमिनेशन है, तो वो उसी से ही अपना कैंडिडेट चूज करेंगे। दूसरा ये है कि जब वोट्स की डिमांड की जाती है तो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज कई बार, ये तो आपने देखा भी होगा, कि कास्ट सेंटिमेंट्स का यूज करते हैं कि भाई हमने देखा कि पुराने टाइम में आपकी कास्ट के साथ बहुत बुरा बिहेव हुआ है, हमें आप इलेक्शन में जिताइए, हम आपकी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, हम आपको जस्टिस दिलाएंगे, ऐसी डिमांड्स को आपकी डिमांड्स को रेज करेंगे। ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपने बहुत बार सुना होगा, ये चीज देखी जाती है पॉलिटिक्स में। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं
कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी बन जाती हैं कंट्रीज में जो एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप को सपोर्ट करती है, जैसे कि बीएसपी आपके सिलेबस में भी आएगा, ठीक है। बीएसपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जो सपोर्ट करती है आदिवासी, दलित, ओबीसीज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज को, ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर कास्ट पर बेस्ड है। इसके बाद कास्ट जो है पॉलिटिक्स में आने से एक फायदा भी हुआ, ये भाई पॉजिटिव है, ठीक है, इसे एक पॉजिटिव साइन ले सकते हैं कि भाई जब से पॉलिटिक्स में कास्ट आ गई, पहले जो कास्ट बहुत ही ज्यादा इंफीरियर कंसीडर की जाती थी, सोसाइटी में उसका स्टेटस बहुत लो था, लेकिन अब पॉलिटिक्स में आने की वजह से वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया है, उसके पास पावर्स आई हैं, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है। और इसका एक रीजन तो ये है कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि आप सबको वोट देने का राइट है, जो भी अबव 18 है, ठीक है, आप लोग भी होंगे तो यू विल ऑल्सो कास्ट वोट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके साथ साथ नॉमिनेट भी किया जा सकता है किसी भी कास्ट ग्रुप से, ठीक है, कास्ट, जेंडर, रिलीजन इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। तो जिन कास्ट को पहले लो एंड इंफीरियर कंसीडर किया जाता था, अब वो भी इसका पार्ट बन सकती है। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल पॉइंट्स बनाए हैं, इन्हें बहुत इजीली आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप चाहो तो फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉइंट्स ये मेंशन करके आएंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिटिक्स में जब कास्ट आती है तब क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट, इज पॉलिटिक्स ऑल अबाउट कास्ट, कास्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, नहीं भाई, कास्ट इतना बड़ा थ्रेट है ही नहीं, कास्ट के अलावा भी बिना कास्ट की भी पॉलिटिक्स होती है, अगर कास्ट पॉलिटिक्स ही होती तो ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो आंसर क्या है, आर इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, इज पॉलिटिक्स ऑल अबाउट कास्ट और नथिंग एल्स, तो भाई आपका आंसर होना चाहिए इसमें नेगेटिव में, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आंसर लिखोगे, नो इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, ठीक है। और कैसे, ये हम आगे देखते हैं, ये पॉइंट्स आपको एज इट इज मेंशन करने स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला क्या, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है भाई लोकसभा में, लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 543, ठीक है, और उसमें से एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर सिंगल कास्ट की वजह से आज तक कोई सरकार बनी हो, ठीक है। दूसरा, भाई नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ द वोटर्स ऑफ वन कास्ट कम्युनिटी, आज तक ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक ही कास्ट के वोट से जीती हो, उसे मल्टीपल कास्ट के वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा मेनी पार्टी कैंडिडेट्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट ग्रुप लूज इन द इलेक्शन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि भाई जैसे यादव कम्युनिटी का है, ठीक है, पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी में यादवों का डोमिनेशन है, तो उसका तो हारना ही नहीं चाहिए, कभी वो डिफीट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, वो भी इलेक्शंस में डिफीट करते हैं, ठीक है, जबकि डोमिनेंट कास्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं अगर पॉलिटिक्स ऑल अबाउट कास्ट होती तो। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट को डोमिनेट करे, वो भी डिफीट कर जाती है, वो भी लूज कर जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वोट भी डिवाइड हो जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, वोट डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लोगों के लिए कास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना इंटरेस्ट, अगर आप जनता का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं करोगे वो आपको वोट नहीं देगी, ठीक है। एक घड़ी रिलीजन, कम्युनलिज्म एक डोमिनेंट चीज है, वो कहीं कहीं काम कर जाता है, लेकिन कास्ट जो है उसके सारे एस्पेक्ट नेगेटिव ही नहीं है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, और वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये है कि भाई आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं सीबीएसई में, सीबीएसई ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एज इट इज लिख करके आइए, ठीक है, इन्हें रट लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है, एज इट इज लिखने हैं, कोई चेंज नहीं करना है, सबकी एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। जब पॉलिटिक्स कास्ट में आती है तो क्या होता है,
ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कास्ट पॉलिटिक्स में आती है तब क्या होता है। अब पढ़ते हैं पॉलिटिक्स कास्ट में आती है तब क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि भाई कास्ट रिडन नहीं कर सकते हम पॉलिटिक्स, नहीं, हमने कोशिश करी थी पर नहीं हो पाई, कास्ट रिडन नहीं हो पाई, कास्ट से छुटकारा नहीं मिला पॉलिटिक्स में, बल्कि पॉलिटिक्स जो है वो मतलब जो कास्ट है वो खुद पॉलिटिक्स में आ गई। ठीक है, पॉलिटिक्स से कास्ट नहीं गई है, कास्ट खुद पॉलिटिसाइज हो गई है, कास्ट खुद पॉलिटिक्स में आ गई है। जब कास्ट पॉलिटिक्स में आई तो क्या हुआ, तब ये हुआ कि भाई ईच ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेबरिंग एंड सब कास्ट। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं चलता, अब क्या चलता है भाई, जनरल चलता है। ठीक है, ओबीसी चलता है और एससी चलता है और आदिवासी चलता है। पहले जनरल में क्या क्या आता था भाई, ब्राह्मण आता था, ठीक है, क्षत्रिय आता था और वैश्य आता था। इन तीनों को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, नेबरिंग एंड सब कास्ट सबको इनकॉर्पोरेट किया, एक ग्रुप बना लिया, बिगर ग्रुप, दैट इज जनरल। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी में डिफरेंट कास्ट को इंक्लूड किया, एक ग्रुप बना लिया, एक कास्ट ग्रुप को अकेले रहने नहीं दिया, बिगर ग्रुप बनाया, ओबीसी बनाया, सारी जो लोअर कास्ट थी उनको क्या बना दिया, शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर दिया, आदिवासी का एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब ये वर्णा सिस्टम का सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता। दूसरा क्या है, ईच कास्ट ग्रुप मस्ट फॉर्म कोलिजन्स विद इन with other caste और communities leading to dialogues and negotiations। बाकी कास्ट ग्रुप के बीच में क्या होने लगे, डायलॉग्स नेगोशिएशन होने लगे, जैसे इनके बीच में नेगोशिएशन हुए ओबीसीज और एससीज के बीच में, कभी कभी इसमें आदिवासीज को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इनको इन्होंने ये मान लिया कि हम तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो हमारा जो फोकस रहेगा पॉलिटिक्स में आने के बाद वो इन डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम करने का होगा, इन डिस्क्रिमिनेशन को रिवर्स करने का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुए, डायलॉग्स नेगोशिएशन हुए, किसके बेसिस पर, एक दूसरे के साथ कोलिजन करके। इसके अलावा न्यू कास्ट ग्रुप्स बन गए भैया, अब तो और ज्यादा चेंज हुआ है, जनरल ओबीसी एससी आदिवासी के अलावा न्यू कास्ट ग्रुप्स बन गए, वो है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है जो हमें समझनी चाहिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है स्टूडेंट्स जो समझनी चाहिए कि भाई ये कास्ट जब इतनी प्रॉब्लमैटिक है ही नहीं तो मैम आप क्यों पढ़ा रही हो, एनसीईआरटी ने क्यों इंक्लूड किया है, भाई आगे चल के आप लोगों में से ही कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि कास्ट भले ही बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से हमारा माइंड हटा देती है, जो कि है क्या, पोवर्टी। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम्स, करप्शन, कहीं ना कहीं ये इन चीजों से हमारा माइंड डाइवर्ट कर देती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कास्ट को इंक्लूड नहीं करना है पॉलिटिक्स में, इसे मिनिमल ही रखना है, इसे न्यूट्रल ही रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। ठीक है, जिससे कि भाई पढ़ तो आप रही ही हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएगा, तो वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।